ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यहाँ पर तो कोई भी काम नहीं है। हम कब से इस खटारा सी गाड़ी में बैठे हैं और बस धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। आसपास तो मुझे कोई गाँव नहीं दिखाई दे रहा। सच बताओ, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पुरानी सी जीप में बैठा संजय बोला, जिसकी याददाश्त जा चुकी थी। तो वो अब नीरज था। उस पुरानी सी जीप को चलाता हुआ इंस्पेक्टर रघु कहता है, अरे नीरज, हम कोई बड़ी सिटी में तो रहते नहीं, तट के किनारे रहते हैं और बस गिने चुने लोग हैं यहाँ पर। वो जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे उनका गांव है और हम सब थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं। यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर शहर है जहाँ से हम सब सामान लेकर आते हैं, पर फिलहाल हम थोड़े रिमोट एरिया में रहते हैं। थोड़े कहें या बहुत ज़्यादा। ये एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं चलता। यहाँ बस गांव वाले हैं जो इन सब चीज़ों की देखरेख करते हैं। और हमारे गांव में तो बिजली भी नहीं है, बहुत रिमोट एरिया। और हम अभी ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं कि गांव छोड़कर जा भी नहीं सकते। पर जैसा भी हो, तुम एक तरफ देखोगे समुंदर है और दूसरी तरफ सुंदर जंगल। हालांकि अभी रात हो रही है तो तुम्हें साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा होगा, पर जब सुबह के टाइम यहाँ से हम जाएंगे ना, तो तुम देखना क्या नज़ारा है यहाँ का। वैसे डॉक्टर, वक्त क्या हो गया? जिस पर पीछे बैठा डॉक्टर अपने कीपैड फ़ोन को बाहर निकालता है और वक्त देखता है। 9:20 हो रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया और मुझे नहीं लगता कि हम इस खटारा से वक्त पर गांव पहुंच जाएंगे। इससे अच्छा तुम अपना स्कूटर ही ले आता, जल्दी पहुंच जाता। साला तुम खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवा दोगे। ये सुन नीरज बोला, मरवा दोगे? मतलब क्या? जंगल में कोई जानवर रहता है क्या? जिस पर इंस्पेक्टर रघु बात काटता है और बोलता है, अरे पागल है, इसकी बात तो मत सुनो। रात काफ़ी हो गई ना, तो आसपास हाथी भी रहते हैं, तो कभी कभी सड़क के साइड किनारे वो आ जाते हैं और रास्ते में जाते लोगों पर हमला कर देते हैं। हाथी, बस हाथी। शेर वगैरह भी हैं, पर वो अंदर रहते हैं, सड़कों पर आते नहीं हैं। बहुत सालों पहले मैंने एक देखा था, वो भी शायद भोले भटके आ गया था। बाकी बस हाथी। और ये जो हाथी हैं बहुत ही आक्रामक है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है। अरे डॉक्टर, तुझे पता ना बक्सू के साथ क्या हुआ था? थोड़े दिन पहले जा रहा था यहाँ से रात को, वो भी साइकिल से। आ गया एक आक्रामक हाथी और ये जो उसने उसका हाल किया, उसको नीचे फेंका, उसके छाती पर लात रखा और अपनी सूंड से उसका गला पकड़ के उखाड़ दिया। उसका सर ही धड़ से अलग हो गया। बहुत बुरा हाल हुआ था। ये सुनकर नीरज एकदम से चौंका कि हाथी ऐसा भी कर सकते हैं। उसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और शायद सोचा भी नहीं था। हालांकि उसकी याददाश्त चली गई तो उसे याद नहीं है। पर एक बार जब वो तपस्या करने के लिए जंगल में गया था तो उसकी आंखों के सामने ऐसा ही सीन हुआ था जहाँ उसके साथी के साथ हाथी ने ऐसा किया था। खैर, याददाश्त जाने की वजह से उसे अब कुछ भी याद नहीं। रघु की बातें डॉक्टर सुन रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, ए रघु, गलत मत बोल, समझा? तो इंस्पेक्टर होगा सबके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा बस एक पड़ोसी है, एक मारूंगा ना हाथ तो सीधा हो जाएगा, समझा? मुझे पागल बोलता है। और रही बात बक्सू की, जानता हूँ उसकी माँ उसका सर मेरे पास लेकर आई थी अस्पताल में, कह रही थी ठीक कर दो इसको। साला कटे सिर को मैं धड़ से कैसे जोड़ूं? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कुछ। रघु और डॉक्टर गंभीर हुए कि तभी नीरज बोला, मुमकिन है, अगर उसका सर कटा है, उसकी रूह निकली होगी जो शरीर में जाने के लिए तड़प रही होगी। बस एक काला जादू करना होगा। एक काली शक्ति है जो ऐसे लोगों को वापस जिंदा कर देती है, पर बदले में उसके ऊपर फीड करती है, यानी कि उसको भावनाओं को खाती है। वो भी बहुत आक्रामक शक्ति है। नीरज बड़बड़ा रहा था और रघु और डॉक्टर उसे ऐसे सुन रहे थे जैसे वो सब पहले भी सुन चुके, पर वो हैरान थे क्योंकि नीरज को कुछ भी याद नहीं था। पर वो सब उन्हें शक हुआ कि शायद इसका संबंध कहीं ना कहीं काली शक्तियों या काले मंत्रों से है। खैर, कुछ देर बाद वो सब गांव पहुंचे और गांव पहुंचते ही रंगा उनके सामने आ गया। रंगा 6 फुट लंबा एक शख्स था, हट्टा कट्टा, और उसके सर पर बाल नहीं थे और आंखों के पास एक निशान था। वो किसी गुंडे की तरह था।
वो इंस्पेक्टर रघु के पास आया और बोला, हाँ भाई, मेरे गांव के नौजवानों, कमाए बाहर से, ला निकाल। आज जितनी कमाई हुई इसका आधा हिस्सा पकड़ा दे और चला जा गांव में। जिस पर इंस्पेक्टर रघु उसके कंधे पर आया रंगा का हाथ हटाता है और कहता है, क्या कमाई? आज कोई कमाई नहीं हुई। और तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, वर्दी में हूँ, सुधर जाओ वरना अंदर कर दूंगा। जिस पर खींचकर रंगा ने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा और कहा, साले तू ज्यादा बोल रहा है, पुलिस होगा तू घंटे का, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा गांव है, यहाँ पर मेरा कानून चलता है। अगर बाहर जाते हो कमाई करने के लिए तो वापस आने के लिए मेरा हिस्सा तो बनता है। गांव मेरा है तो मेरे को हिस्सा नहीं दोगे? आधा मेरा है, ला। वरना ये मत भूल, तेरे बीवी बच्चे भी यहाँ पर रहते और तू उन्हें लेकर बाहर जा नहीं सकता। मेरा कानून है ना, बाहर में किसी को जाने नहीं देता। तुम सब जाते हो तो इसी शर्त पे जाते हो कि कमाओगे, मुझे आधा पैसा दोगे, समझे? आज गए हो, लाओ, वरना जानते हो ना इस डॉक्टर की बीवी के साथ क्या किया था मैंने? हाँ, क्या किया था? याद है कि नहीं कि याद दिलाऊं? और अगर नहीं याद तो पूछ इस डॉक्टर से, वो रात इसकी बीवी भूल ही नहीं होगी। कोसती होगी इसी के, मेरे जैसा क्यों नहीं है? डॉक्टर, तू तो साले डॉक्टर है ना, ले ले कोई दवाई। एकदम से डॉक्टर ने रंगा का कॉलर पकड़ा और बोला, तू एक नंबर का हरामखोर है, औरतों पर जबरदस्ती करके खुद को मर्द समझता है। कायर कहीं के, कभी खुद के बराबर वाले से लड़के दिखा, साले तेरी पैंट गीली हो जाएगी। एक तो है कि पुलिस ऐसी खुद ही डरती है, आम जनता कैसे का सामना करेगी। बस अब नहीं, आज साले मैंने तेरी चट्टी ना उतरवा दी ना तो मेरा नाम डॉक्टर निबरन नहीं। ये सुन रंगा हंसने लगा, उसके पेट में दर्द होने लगा। अचानक से डॉक्टर के अंदर हिम्मत कैसे आ गई? इससे पहले तो वो आज तक कुछ भी नहीं बोला था और ये सोच सोच रंगा हंस रहा था कि तभी नीरज आगे आया और उसने रंगा के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा शोर शराबा मुझे पसंद है, गधे की तरह हंसना बंद कर, इरिटेशन हो रही है मुझे। एक तो वैसे यहाँ का ऑरा इतना नेगेटिव है, ऊपर से तू, हट। जिस पर रंगा को गुस्सा आया, उसने सीधा नीरज के गले पर हाथ डाला और कहा, साले कदम में लंबा हो गया पर दिमाग से अभी भी बच्चा। तू जानता मैं कौन हूँ? जानता? ये गांव मेरा है, यहाँ के लोग मेरे गुलाम हैं, और तू कौन है जो इनके साथ आया? कौन है? नीरज को गुस्सा आया, उसने एकदम से रंगा का सर पकड़ा और जोर लगाया, जिससे उसका सर रीढ़ की हड्डी के साथ बाहर आ गया और उसका धड़ जमीन पर गिर गया। ये देख सब भौचक्के के रह गए। वहाँ जो गांव वाले बाहर बैठे हुए थे वो भी नीरज के पास आए। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान था, कैसे इसके पास इतनी ताकत हो सकती है। उसने एक बार में ही रंगा का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और रीढ़ की हड्डी तक बाहर निकाल दी। ये तो साला कोई शैतान है, एक ही बार में, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, एक गांव वाले ने कहा। जिस पर डॉक्टर आगे आया और बोला, शैतान हो या हैवान, इसने हमें इस दरिंदे से बचाया। उसके रहते हुए गांव में कोई भी औरत, कोई भी बच्ची सेफ नहीं थी, पर अब हम सब आजाद हैं। वह भी ऐसा बोल ही रहा था कि गांव के मुखिया आगे आते हैं और कहते हैं, अनर्थ कर दिया, अनर्थ, रात के समय हत्या, रात के समय, जल्दी से जाओ, जल्दी से जलाओ, फूको, इसे पानी में फेंको, कुछ भी करो, इसके शरीर को निपटाओ, वरना वो आ जाएगा और ले जाएगा इसकी रूह को, और हम सब भी नहीं बचेंगे। ये सुन सब हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये मुखिया क्या कह रहे हैं। कौन आ जाएगा मुखिया जी, और ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? बताया होता मैं कोई दवाई ले आता। जिस पर खींचकर मुखिया जी ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा और कहा, चुप बदतमीज, वो जिसकी कहानियां सुन सुनकर तुम सब बड़े हुए हो, वो जिससे मौत भी डरती है, इस कदर डरती है कि रात के समय इस गांव में नहीं आती। किसी की भी मौत अगर नजदीक है और रात के समय में उसकी मौत लिखी है, मौत नहीं आएगी, वो दिन में आएगी।
और सब उस दानव से डरते हैं, सब। और इसने रात के समय इसको मार दिया। वो आ जाएगा, कुछ कुछ करो इसके शरीर का, ऐसा करो इसे कुएं में फेंक दो। वो डरे हुए थे, बेहद डरे हुए, और डरे डरे वो बस एक ही दिशा की ओर देख रहे थे। उनके गांव से थोड़ी दूर पर खड़ा एक पहाड़ जो पेड़ों से ढका हुआ था। ऐसा क्या था जिसकी वो बात कर रहे थे? नीरज खड़ा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। एक तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी, तो उसके लिए सब कुछ नया सा था। पर हाँ, जब रास्ते में वो सब आ रहे थे तो इंस्पेक्टर रघु किसी चीज़ से डरा हुआ था, और यहाँ पर मुखिया कुछ बता रहे थे। कुछ तो था इस गाँव में, कुछ तो अजीब। पर एक बात जाहिर हो रही थी, जिससे डर इंस्पेक्टर रघु और डॉक्टर रहे थे वो कुछ अलग था, और जिससे मुखिया जी डर रहे हैं वो कुछ अलग है।